नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार, जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आज हम लोग इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आयोजित की जाने वाली आप लोगों की ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाएं हैं, जो कि हाल ही में लगी हुई है। तो उसमें जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको बहुत मदद करेंगे परीक्षा में। और ये समझ लीजिए कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ये मान के चलिए आप। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करेंगे आज। उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग करेक्शन, ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग डेफिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थ। आपको अर्थ आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग डेफिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन। जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD करके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो हमको एक सेंटेंस दिया हुआ है, ए पर्सन हु मेक्स मैप्स। तो इसके लिए क्या करना है, एक शब्द चुनना है कि कौन सा जो है ऑप्शन ABCD में से ठीक रहेगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। जो एक आदमी है जो मानचित्र, मैप्स मीन्स क्या होता है, मानचित्र नक्शा होता है, नक्शा। मैप्स मीन्स होता है नक्शा भी होता है, मानचित्र है नक्शा, नक्शा। तो वो आदमी जो हमारे लिए मैप्स को बनाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर की स्पेलिंग भी देख लीजिए। तो सबसे पहले जो आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। वह आदमी जो नक्शे बनाता है उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं अंग्रेजी में। और हिंदी में क्या कहते हैं, मानचित्रकार। मानचित्रकार क्या कहते हैं, मानचित्रकार। हिंदी भी बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी में कहते हैं मानचित्रकार। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं A, B और D, क्योंकि C तो हमारा सॉल्व ही हो गया है। पहले क्वेश्चन का सही आंसर है, जो वो आदमी जो हमारे लिए नक्शे बनाता है उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। हिंदी में बता ही दिया है, मानचित्रकार बोलते हैं। चलिए, इसको जो A, B और D वर्ड भी रह रहे हैं, उनके भी अर्थ जान लेते हैं। तो इसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है, बैरोमीटरिस्ट। बैरोमीटर मीन्स क्या होता है, जो वायुदाब। बैरोमीटर द्वारा वायुदाब की नाप की जाती है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा ही होगा। बैरोमीटर, वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है बैरोमीटरिस्ट। तो बैरोमीटरिस्ट कोई हो जाएगा जो वायुदाब को आदमी वायुदाब को नापे, उसको क्या कहते हैं, बैरोमेट्रिस्ट। कार्टोग्राफर पता ही चल गया है, जो नक्शे बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, सीस्मोग्राफर। सीस्मोग्राफर क्या होता है, सीस्मोग्राफ मीन्स होता है भूकंप। तो सीस्मोग्राफ होता है भूकंप, तो सीस्मोग्राफर जो क्या होता है, भूकंप के जो दौरान जो आदमी, उसकी जो मूवमेंट होती है,
मूवमेंट, मूव, मूव मीन्स होता है गति। भूकंप के दौरान जो गति होती है उसको नापने वाले आदमी को सीस्मोग्राफर कहते हैं। मतलब कुल मिला के भूकंप मापने वाले आदमी को, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है वो आदमी को क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफर। ठीक है, बी सी डी क्लियर हो गए हैं। और ये ग्रिडनर क्या है? गार्डनर कह सकते हैं इसको, माली होता है, माली, गार्डनर, GARDNER। गार्डनर मीन्स क्या होता है? माली। चलिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मार्क द करेक्ट आंसर। हम लोगों को क्या है यहाँ पे? जो एरर मीन्स त्रुटि। एरर मीन्स क्या होता है? त्रुटि। लिख लीजिए, वर्ड पावर है, बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ से एरर मीन्स होता है त्रुटि, और इसकी स्पेलिंग क्या रहेगी? ERROR। एरर मीन्स त्रुटि। तो इसको देखेंगे, स्पॉट द एरर, त्रुटि को पहचानिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सब जो नीचे वाक्य दिया हुआ है, सेंटेंस में वाक्य होता है, जानते ही होंगे। एंड मार्क द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को चिन्हित कीजिए। मार्क मीन्स क्या होता है? चिन्हित करना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ही ऑट, ए पार्ट में दिया हुआ है ही ऑट, बी पार्ट में दिया हुआ है नॉट हैव डन, सी पार्ट में दिया हुआ है सच अ डेस्पिकेबल थिंग, और डी पार्ट में नो एरर दिया हुआ है। चारों पार्ट देख लिए हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें नो एरर है। कैसे नो एरर है? देखते हैं। ही ऑट नॉट हैव डन सच अ डेस्पिकेबल थिंग, तो उसको सच मीन्स ऐसा, डेस्पिकेबल मीन्स क्या होता है? घिनौना। क्या होता है? घिनौना। डेस्पिकेबल मीन्स घिनौना भी होता है। और एक चीज़ और देखते हैं, डेस्पिकेबल मीन्स घिनौना भी बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं इसको नीच, नीच, डेस्पिकेबल, या गंदा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ही ऑट नॉट हैव डन सच अ डेस्पिकेबल थिंग, उसको ऐसी घिनौनी चीज को नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको ऐसी घिनौनी चीज को नहीं करना चाहिए। क्लियर होगा? तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी नहीं, जो डी पार्ट दिया हुआ है नो एरर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें देखना था पार्ट जो डी में नो एरर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर होगा? तो सेकंड वाले का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। और कहीं पे आप लोग एक जो कोई डायरी या रजिस्टर में बना लीजिए, वहाँ पे जो जो टफ वर्ड लगते हैं आप लोगों को, और मैं तो बता ही रहा हूँ, तो उसको नोट डाउन करते रहिए। और नोट डाउन करने के साथ साथ में ये जो हाई कोर्ट द्वारा आज अभी तो हाल ही में परीक्षा है, जल्दी से 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो इसके साथ साथ जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी आप तैयारी करेंगे तो आपकी जो है इंग्लिश में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए इसकी जो इसमें देखो एक ही शब्द में कितने चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपको इसका मीनिंग आता रहेगा, एंटोनिम इसे सॉल्व कर पाएंगे आप, सिनोनिम सॉल्व कर पाएंगे, इसका स्पेलिंग करेक्शन भी आ जाएगा। तो एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ सॉल्व आउट या सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे डेस्पिकेबल का मीनिंग था घिनौना, गंदा या नीच। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, स्पॉट द एरर, सेम पहले जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मार्क द करेक्ट आंसर। वही हमको एरर को स्पॉट करना है, और जो सेंटेंस को है वाक्य में, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में करेक्ट आंसर को मार्क करना है।
क्वेश्चन का अर्थ तो आप लोग समझ ही गए हो, क्या पूछ रहा है। सेम सेकंड की तरह है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, सेकंड जैसा ही है, सेम देखेंगे। क्या कह रहा है, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डो नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, और डी पार्ट में दिया हुआ नो एरर। ए पार्ट में क्या कह रहा है, आई हैव सीन, बी पार्ट में कह रहा है दैट फिल्म लास्ट ईयर, और सी पार्ट में कह रहा है बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, मुझे स्टोरी याद नहीं है, और डी पार्ट में कह रहा है नो एरर। ठीक है, तो देखेंगे कहाँ पे गलती है इसमें, गलती है भी या नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ए दिया हुआ है, बी में डी दिया हुआ है, सी में सी एंड डी में बी। देखेंगे कहाँ कहीं पार्ट में गलती है या नहीं है, तो देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आई हैव सीन, मैंने जो फिल्म देखी है लास्ट ईयर में, उसकी स्टोरी मुझे अभी तक याद नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि जो जो ए पार्ट में देखिए आप लोग, आई हैव सीन प्रेजेंट हो गया ना, और यहाँ पे क्या कह रहा है, लास्ट ईयर की बात कर रहा है, तो लास्ट ईयर मीन्स क्या है, पास्ट की बात है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा। ऑप्शन जो पार्ट नंबर ए में, ए पार्ट जो दिया हुआ है, यहाँ पे पास्ट का बात किया जाए, पास्ट का बात कर रहा है ना, कि मैंने एक पिछले साल जो मूवी देखी थी या फिल्म देखी थी, पिक्चर देखी थी, तो उसकी जो कहानी है मुझे अभी याद नहीं है, तो बात पास्ट की हो गई ना, तो पास्ट की जब बात होगी तो होगा पास्ट टेंस का यूज। पास्ट टेंस में क्या होगा, तो यहाँ पे जो आई हैव सीन नहीं होगा, यहाँ पे आएगा आई सा दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, क्योंकि वो प्रेजेंट में कह रहा है ना कि मुझे उसकी कहानी याद नहीं है, तो कहानी याद नहीं है तो वो तो प्रेजेंट में आएगा, और जो मूवी देखी थी उसने कब देखी थी, लास्ट ईयर में देखी थी, मतलब पास्ट। तो ऐसे पकड़ना है, ऐसे हम लोग मतलब फाइंड आउट करेंगे तो इजी तरीके से आंसर निकलता है, थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ता है। तो उसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि जो यहाँ पे आई सा का यूज़ किया जाएगा, एक बार और बता दे रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि इसी तरीके के सेंटेंस आते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इंग्लिश में दो ही चीज़ें सीखने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या होता है इंग्लिश में सीखने के लिए, इंग्लिश में आपको दो ही चीज़ें मजबूत सबसे ज़्यादा करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, एक तो आपको वर्ड पावर याद करनी है। वर्ड पावर में क्या क्या आएगा, एंटोनिम, सिनोनिम, और स्पेलिंग करेक्शन रहेगा, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो सब सारी चीज़ें हैं एकदम स्ट्रॉन्ग रखनी है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि हो सके तो आप लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। न्यूज़पेपर से आप पढ़ने से जो एडिटोरियल आते हैं, जैसे द हिंदू में आता है और हर पेपर में आते हैं, दैनिक जागरण तो नहीं आता इंग्लिश में, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, तो जो है उसमें जो एडिटोरियल दे रहता है, एडिटोरियल को आप कट करके अपने रजिस्टर वगैरह में पेस्ट भी कर सकते हैं, और उसका जो उसमें जो टप मीनिंग है उसको कहीं पर नोट डाउन करके अच्छे से याद करते रहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, थर्ड क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। चूज द आंसर विच मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। देखो आ गया इडियम फ्रेज, देखते हैं इसमें चूज, हमको आंसर चूज करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। अप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है, देखो हर चीज का अप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित, उचित जो है आंसर मीन्स उत्तर होता है, उचित उत्तर का चुनाव करना है जो कि इडियम में पूछ रहा है। देखेंगे क्या क्या पूछ रहा है, टू मीट बंस वाटरलू, इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टू मीट अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है टू डाई एन इग्नोबल डेथ, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टू मीट बंस फाइनल डिफीट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है टू डाई
डाई फाइटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर को जान लेते हैं तो सही रहेगा। टू मीट वंस वाटरलू मीन्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। टू मीट वंस फाइनल डिफीट, टू मीट वंस वाटरलू मीन्स टू मीट वंस फाइनल डिफीट, मतलब टू मीट वंस फाइनल डिफीट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि अंतिम हार का सामना करना। अंतिम हार कह नहीं रहा है, फाइनल, फाइनल मीन्स अंतिम होता है, अंतिम हार। टू मीट वंस वाटरलू इसकी मीन्स अंतिम हार, और यहाँ पे जो आएगा टू मीन्स मीट वंस फाइनल डिफीट, जो अंतिम हार का जो सामना करता है उसको क्या कहते हैं, टू मीट वंस वाटरलू, टू मीट वंस फाइनल डिफीट। ओके, क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, सी तो क्लियर हो गया है। अब बचते हैं ए बी सी। ए को देखते हैं क्या कह रहा है। ए में कह रहा है टू मीट अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, इसका मतलब होगा कठिन संघर्ष का सामना करना, कठिन संघर्ष का सामना करना, ठीक है, क्लियर है। और ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है टू डाई एन इग्नोबल डेथ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है टू डाई एन इग्नोबल, इग्नोबल मीन्स होता है अपमानजनक, अपमानजनक मौत मरने के लिए, इसकी अपमानजनक मौत होती है ना, मरने के लिए, ठीक है। तो टू डाई एन इग्नोबल डेथ मीन्स अपमानजनक मौत, वो सब लोग कहते हैं ना कि वो अपमान की मौत मरा, तो वही उसी की जगह पे किया जाएगा टू डाई एन इग्नोबल डेथ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट छोड़िए, अभी इसमें ऑप्शन नंबर डी रह रहा है, नेक्स्ट पे नहीं, इसको देख लेते हैं उसके बाद चलेंगे। टू डाई फाइटिंग, टू डाई फाइटिंग मीन्स क्या होता है, लड़ते हुए मरना, लड़ते हुए मरना, ठीक है, क्लियर है। टू डाई फाइटिंग, लड़ते हुए मरना। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, टू मीट अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, एक कड़े संघर्ष का सामना करना। इसमें कह रहा है बी में टू डाई एन इग्नोबल डेथ, मतलब अपमानजनक मौत मरना, या अपमानजनक मौत मरने के लिए मरना, वही है। और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है टू मीट वंस फाइनल डिफीट, फाइनल डिफीट अंतिम हार, और टू डाई फाइटिंग लड़ते लड़ते मर जाना। तो हमारे जो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखते हैं क्या कह रहा है। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव वॉइस, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब तो क्वेश्चन समझने में आसानी हो रही होगी। वही है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी करके, सिलेक्ट द वन, एक ही सिलेक्ट करना है, विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, जो मतलब सबसे अच्छा, मतलब सही आंसर है वो उसी को चूज करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव वन द गोल्ड मेडल, ठीक है। तो गोल्ड मेडल की बात हो रही है यहाँ पे, गोल्ड मेडल किसी इवेंट से लिया हुआ सेंटेंस है। तो हैड ही वर्कड हार्ड, क्या उसने कठिन कार्य किया था, अगर उसने कठिन कार्य किया होगा तो वो गोल्ड मेडल उसको मिलेगा, स्वर्ण पदक, ठीक है। चलते हैं देखेंगे इसको पैसिव वॉइस में कैसे, कौन सा ऑप्शन सही। सबसे पहले सही आंसर को जान लेते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा वो देखेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है क्यों होगा, क्यों से ही हम लोगों को थोड़ा डीप नॉलेज होगी, और डीप नॉलेज रहेगी तो हम कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे कैसे भी करके। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है डीप, इसलिए मैं इतना वर्ड पावर को गहराई से पढ़ा रहा हूँ कि
एकदम से जो वर्ड सभी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ऑप्शन जो है कि सही आंसर तो फाइंड आउट हो ही जा रहा है, उसके साथ साथ जो उसके जो अदर ऑप्शन भी बन रहे हैं, क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ सकता है, तो पूरा फुल रेडी होकर चलेंगे आगे। इसलिए इसका चलिए इसका फोर्थ का आंसर देख लेते, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में पैसे बस पूछ रहा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा देखेंगे। यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव वन द गोल्ड मेडल। तो यहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा देखेंगे। द गोल्ड मेडल, पैसे बॉयस बनता है ना यहाँ से, द गोल्ड मेडल वुड हैव, उसके बाद वुड हैव बीन, द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन वन, वुड हैव बीन वन वाई हिम, बाई हिम, यही का हिम हो गया यहाँ पे, पैसे बॉयस है ये। तो क्या आएगा, द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन वन वाई हिम। इतना क्लियर है। उसके बाद आएगा आगे का पार्ट जो हैड ही वर्कड हार्ड, तो देखेंगे द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन वन बाई हिम हैड ही वर्कड हार्ड। क्लियर हो गया होगा। बस सेम है, क्योंकि वो पहला वाला पार्ट अनचेंज रहेगा, सीधा का सीधा वही रहेगा, हैड ही वर्कड हार्ड। तो इसमें सीधा यहाँ से बन जाएगा द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन, क्योंकि जो पैसे बॉयस बनाते समय एक आगे के सेंटेंस का जस्ट जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है उसका यूज किया जाता है, तो वैसे ही बनेगा द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन वन बाई हिम हैड ही वुड हैव बीन। एक बार और देख लेते हैं, द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन वन बाई हिम, बस उसके बाद हैड ही वर्कड हार्ड, ये अनचेंज रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा सभी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, वही है यहाँ पे एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है, बताया था पिछले वीडियो में, विपरीत अर्थी होता है, विपरीत, जस्ट अपोजिट अपोजिट भी कह सकते हैं। बर्ड अपोजिट सुना होगा आपने, बर्ड उसको अपोजिट पहले हम लोग पढ़ते थे, अभी इसको एंटोनिम बोलते हैं। एंटोनिम्स होता है विपरीत, विपरीत विलोम जो भी कह सकते हो, विलोम भी लिख लेते हैं यहाँ पे, विलोम हिंदी में होता है शब्द विलोम, यहाँ पे एंटोनिम मतलब उसको जस्ट अपोजिट वर्ड को बताना है। यहाँ पे देखेंगे क्या है, क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। ऑपुलेंट मीन्स क्या होता है, धनी, धनी होता है या अमीर भी होता है। ठीक है, धनी और अमीर, धनी या अमीर, ऑपुलेंट। तो इसका जस्ट एंटोनिम बताना है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब, जानते होंगे सभी लोग, पुअर मीन्स होता है गरीब। ठीक है, तो इसका 6 वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर तो फाइंड आउट हो गया है। चलिए इसके जो बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, बी सी डी, ये भी देख लेते हैं। बी में कह रहा है ड्रॉपिंग, DROOPING। ड्रॉपिंग मीन्स क्या होता है, ड्रॉपिंग मीन्स होता है लटकना, लटकते हुए। ठीक है, जैसे ड्रॉप भी होता है ना, ड्रॉप लटक लटक के नीचे गिरता है ना उसी को कहते हैं ड्रॉपिंग, वही ड्रॉपिंग है, लटकना, समझ गए होंगे। ठीक है, और रिच मीन्स जानते ही होंगे सभी लोग, अमीर होता है। ठीक है, वो ऑपुलेंट का सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, तो यहाँ पे इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर सिनोनिम पूछा जाता तो यहाँ पे रिच हो जाता। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ सम्चुअस। सम्चुअस की स्पेलिंग क्या है, SUMPTUOUS। सम्चुअस मीन्स होता है वैभवशाली, वैभवशाली, वैभवशाली।
वैभवशाली बोलते हैं समचुअस को हिंदी में, और लोकल भाषा में बोलते हैं भौकाल। वही वैभव है, भौकाल तो नहीं है, वैभवशाली। वैभव है बहुत, जो भी है ठीक है। ऑप्शन नंबर ABCD क्लियर हो गए। पुअर मीन्स होता है गरीब, ड्रॉपिंग मीन्स लटकते हुए, रिच मीन्स अमीर, और समचुअस मीन्स वैभवशाली। ठीक है, भौकाली या वैभवशाली वही होता है। तो जो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अ सेंटेंस हैज बीन प्रेजेंटेड एज इनडायरेक्ट स्पीच, आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच करेक्टली एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द डॉक्टर डायरेक्टेड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को निर्देश दिया। डॉक्टर मीन्स डॉक्टर, डायरेक्टेड मीन्स क्या होता है, निर्देश देना, और पेशेंट मीन्स मरीज, मरीज जानते ही होंगे आप। डायरेक्टेड का थोड़ा देख लीजिए, डायरेक्टेड मीन्स होता है निर्देश, दिशा निर्देश, और यह है निर्देश। तो डायरेक्टेड मीन्स निर्देश दिया, पेशेंट को करने निर्देश दिया, गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग को छोड़ दीजिए। धूम्रपान एक बुरी आदत होती है, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी कह रहा है, देख लीजिए डॉक्टर क्या कह रहा है। द डॉक्टर डायरेक्टेड द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग, मरीज को डॉक्टर ने निर्देशित किया कि स्मोकिंग छोड़ दीजिए। यह है इनडायरेक्ट स्पीच में। कैसे स्पीच में है, इनडायरेक्ट। अब हमको कन्वर्ट किस में करना है, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। चलिए सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा वो भी देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्यों होगा वो भी देख ले रहे हैं, कैसे होगा देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा, क्या आएगा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा गिव अप स्मोकिंग। ठीक है, ये इम्परेटिव सेंटेंस में है। कौन से सेंटेंस में है देखेंगे, इम्परेटिव वाक्य है ये। इम्परेटिव वाक्य में हमेशा सीधा का सीधा होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन है ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे ए वाला आएगा ऑप्शन, आई एम एडवाइजिंग यू टू गिव अप स्मोकिंग। डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस करी कि स्मोकिंग, ए वाला नहीं आएगा। इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा सीधा सीधा होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सीधा सीधा बन जाएगा, उसमें कुछ घुमाव फिराव वाली बात नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट गिव अप स्मोकिंग, सीधा सीधा बोल देता है, उसमें कुछ ये एडवाइस करने की ज़रूरत इम्परेटिव सेंटेंस में नहीं होती है। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें एडवाइस नहीं किया जाता है, सीधा सीधा बोल दिया जाता है, कोई भी बात बोलनी होती है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने सीधा सीधा बोल दिया है, रिक्वेस्ट उसको करने की ज़रूरत लगी नहीं और ना लगनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग बहुत बुरी आदत होती है। इसलिए चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वही है, बता ही दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड बर्ड, ये बर्ड लिख गया है, बर्ड होता है बर्ड। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड बर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। ये क्या दिया हुआ है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इसमें क्या पूछ रहा है। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग पूछ रहा है इसमें। एंटरप्रेन्योर मीन्स क्या होता है, उद्यमी होता है, व्यवसायी, व्यापारी, कुछ भी बोल सकते हो। उद्यमी, व्यवसायी, व्यापारी,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग जाननी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे है देख लेंगे। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग होती है ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। एक बार और अच्छे से बता दे रहा हूँ। ENTREPRENEUR। स्पेलिंग करेक्शन में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, एकदम से बहुत माइनर मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट हो गया। और एंटरप्रेन्योर का हमने आपको अर्थ बता दिया है कि क्या होता है। उद्यमी होता है व्यापारी, व्यवसायी, जो भी समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेम एक क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा था। देख लीजिए यहाँ पे भी करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा था, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी करेक्टली स्पेल्ड ही पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वर्ड है। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड देखना है कि किस ABCD ऑप्शन में से 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे मोटा मोटी तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्या पूछा गया है। रिवर्बेरेशन पूछा गया है, रिवर्बेरेशन। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, रिवर्बेरेशन। अब चेक कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में बन रहा है। इसमें RI दिया हुआ है, फर्स्ट में A नहीं होगा। बी में दिया हुआ है REVERVERATION, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है REVA, ये गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि REVERBERATION। ऑप्शन नंबर सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर REVERBERATION, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। बी और डी सेम है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। बी और डी सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें दोनों करेक्ट हैं, बी और डी, ठीक है। दोनों में देख लीजिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी और डी दोनों सेम है। REVERVERATION, REVERVERATION। अब ठीक है, इसका तो दोनों बी और डी ठीक है, ए सी ठीक नहीं है। करेक्टली स्पेल्ड देखना था, देख ही लिया है। तो देखेंगे रिवर्बरेशन मीन्स क्या होता है। रिवर्बरेशन, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। अब ये भी देख लीजिए, प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि कैसे बना है, रिवर्स बोलते हैं ना हम लोग, रिवर्स रिवर्स। रिवर्स मीन्स होता है पीछे, प्रति, प्रति और वाइब्रेशन से बना हुआ है ये ध्वनि, ठीक है। तो प्रतिध्वनि हो गया है, बार बार। रिवर्स रिवर्स रिवर्स, रिवर्स मीन्स क्या होता है, रिवर्स करना, बार बार, प्रति और वाइब्रेशन से बन गया है ध्वनि, तो क्या हो गया, प्रतिध्वनि। चलिए इसका जो 9 का बी और डी आंसर ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को मैच करना है लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को देखेंगे। यूजिंग मोर वर्ड्स, यूजिंग मोर वर्ड्स, जो ज़्यादा शब्दों का यूज करता है उसको क्या कहते हैं? वर्बज, VERBOSE, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मैचिंग फॉर्म में है। ये 4 ABCD दिए हुए हैं, हमको मैच करना रहेगा। ठीक है, तो ए का कौन सा हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं। ए का हो गया थर्ड, ठीक है, थर्ड हो गया ए का, ए पार्ट का थर्ड। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी में क्या कह रहा है? वन हु ऑब्टेन्स फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? वन हु ऑब्टेन्स फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो इसको हो जाएगा टी टू टेलर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? मादक पेय, जो मादक पेय पदार्थ होते हैं वही होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो इसका टी टू टेलर हो जाएगा। बी का हो जाएगा फर्स्ट। सी पे चलते हैं, सी में देखेंगे कौन सा होगा। सी में कह रहा है कि वन हु अनेबल टू पे डेब्ट्स, जो जो कर्ज होता है उसको जो देने के लिए अयोग्य है। अनेबल मीन्स अयोग्य, पी मीन्स देना, डेब्ट मीन्स कर्जा। कर्जा देने के अयोग्य जो होता है उसको क्या कहते हैं? कर्जा देने के अयोग्य जो होता है उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट, ये भी ध्यान रखिए। तो सी का हो गया सेकंड, सॉरी इधर थर्ड लिख गया है, सेकंड होगा, सेकंड। ठीक है, क्लियर होगा? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। अब तक आते हैं डी पार्ट में। डी पे एक ही बचा हुआ है, कौन सा? वन हु अप्रिशिएट फाइन फूड एंड ड्रिंकिंग्स, मतलब जो हमेशा भोजन और ड्रिंक, मतलब जो पेय पदार्थ होते हैं उनका अप्रिशिएट करता रहता है, उसको कहते हैं एपिक्योर। करेक्ट आंसर इसका डी का कौन सा हो गया? डी का 4। अब चलिए इसको आंसर देख लेते हैं। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का 4। 3 1 2 4 देखेंगे आंसर है कहीं पे। 3 1 2 4, 3 1 2 4 देखेंगे यहाँ पे आंसर में। नीचे दिखा हुआ आंसर देखेंगे, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ठीक हो गया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं, रिवीजन सा हो जाएगा। यूजिंग मोर वर्ड्स, जो बहुत ज़्यादा शब्दों का उपयोग करता है उसको कहते हैं वर्बज। वन हु ऑब्टेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसको कहते हैं टी टू टेलर। वन हु अनेबल टू पे डेब्ट्स, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है? दिवालिया। वर्बज मीन्स जो ज़्यादा बोलता है, इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया। वर्बज जो ज़्यादा बोलता है। टू टू टेलर, जो शराब एल्कोहलिक मादक पेय पदार्थों में रुचि रखता है। और जो भोजन और खाने पीने की वस्तुओं को 24 घंटे देखता रहता है, ये खाना अच्छा है, वो खाना अच्छा है, ये पीना अच्छा है, वो पीना अच्छा, उसको कहते हैं एपिक्योर। ठीक है, तो थर्ड, फर्स्ट, 2 और 4, 3 1 2 4। तो हमारा जो क्वेश्चन कौन सा सही आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे क्या कह रहा है। आप लोग जो है आराम से मेहनत कीजिए, फ्री माइंड होके, परीक्षा नज़दीक है, ये परीक्षा तो है ही, और साथ साथ में आगे की परीक्षाओं के लिए तैयारी करते रहिए, आपको बहुत मदद देगी। अंग्रेज़ी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, हर जगह अंग्रेज़ी का यूज़ किया जाएगा। आप लोगों की जॉब भी लग जाएगी तो वहाँ पे इंग्लिश में ही मैक्सिमम काम होता है। तो इंग्लिश और हिंदी जो भी है, लेकिन अंग्रेज़ी जो है कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है मोस्टली जिसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती हो, चाहे जिसमें ले लीजिए आप। और हम लोगों के आजकल जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, अंग्रेज़ी का ही आगे बोलबाला रहने वाला है, तो अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन डेफिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। ठीक है, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज आ गया, हिंदी में उसको बोलते हैं। मैं हिंदी पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को हिंदी जल्दी तरीके से अडॉप्ट हो जाती है, मतलब हिंदी में अर्थ आता रहेगा तो एकदम से बस जाती है वो चीज़ दिमाग में। इंग्लिश भले ही है लेकिन दिमाग में हिंदी फिट रहती है ना, ट्रांसलेट करना पड़ता है, हमारा माइंड ट्रांसलेट करता है। हम लोगों को जब तक वर्ड पावर अच्छे तरीके से याद नहीं होगी तब तक ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और जब वर्ड पावर एकदम से कंटेस्ट हो जाएगी तो फिर हमको माइंड ट्रांसलेट करना नहीं करता, डायरेक्टली सीधा सीधा आंसर निकल आता रहता है। इसलिए वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है और ग्रामर तो ज़रूरी है, ये है। ठीक है, देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में बोलते हैं वन वर्ड, इंग्लिश में वो क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जस्ट यहाँ पे क्या है, सेंटेंस देखते हैं, जस्ट एक्सपोजिंग जक्स्टापोजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड। ठीक है, देखेंगे इसका सबसे पहले आंसर देख लेंगे क्या होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड का यूज कर रहा है तो इसका सबसे पहले सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभासी, जो हमेशा उल्टा विरोधाभासी की तुलना करना, जस्ट एक्सपोजिंग जस्ट अपोजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीमोरन, विरोधाभासी जो शब्द हैं उनका तुलना करना, विरोधाभासी मतलब हमेशा उल्टी तुलना करना, विरोधाभासी जो उल्टे होते हैं, विपरीत अर्थी होते हैं, उनकी तुलना करना होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो करेक्ट आंसर है, और अब जो इसमें ए बी सी जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एलिजी मीन्स क्या होता है, एलिजी मीन्स होता है शोक गीत, शोक गीत। ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाती है जब, जो भी है शोक गीत होता है एलिजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स होता है अस्पष्ट। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो स्पष्ट बात नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं, एम्बिगुअस, मतलब अस्पष्ट। और जो स्पष्ट बात करते हैं उनको कहते हैं क्लियरली बोलते हैं जो लोग, उसको स्पष्ट कहते हैं। और एम्बिगुअस जो बोलते हैं उसको अस्पष्ट कहते हैं, हिडन मीनिंग। एम्बिगुअस जो होता है ना, हिडन रहता है उनकी बातों में। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे, एक्रोनिम। एक्रोनिम मीन्स क्या होता है, एक्रोनिम मीन्स होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त होता है एक्रोनिम। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देखते हैं एक बार और देख ले रहे हैं रिवीजन के तौर पे। एलिजी मीन्स होता है शोक गीत, एम्बिगुअस मीन्स अस्पष्ट, एक्रोनिम्स मीन्स संक्षिप्त, और ऑक्सीमोरन मीन्स क्या होता है, विरोधाभासी तुलना करना, जो जस्ट उल्टा हो उसकी तुलना करते हैं, उसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। जस्ट अपोजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड, सीधे सीधे विरोधाभासी शब्दों का चयन करना हो तो उसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। चलिए क्लियर हो गया होगा। 11 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जो हम लोग आगे क्वेश्चन पर जाएं, यहाँ पे जो 12 से लेकर 16 नंबर तक क्वेश्चन दिए हुए हैं वो पैसेज दिया हुआ है, पैसेज और क्लोज पैसेज के लिए मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको, एकदम ऐसा वीडियो बनाएंगे, ऐसा मतलब कंटेंट आपको देंगे और वैसा एकदम टेक्नोलॉजी से समझाएंगे कि एकदम आपका जो है पैसेज और क्लोज पैसेज बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत ईजी तरीके से आंसर निकालेंगे। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 17 नंबर हमारा, 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। अब इसका सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं, क्या क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस प्रश्न में आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव जो विकल्प दिए गए हैं 4 ABCD, चूज द वन विच इज मोस्ट नियरली। मोस्ट नियरली का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सिनोनिम होता है।
सिनोनिम, ये जो मोस्ट नियरली लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? सिनोनिम। सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम होता है समानार्थी। मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। स्पोरेडिक, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड क्या है? स्पोरेडिक है। स्पोरेडिक राइज इन दिस बॉडी टेम्परेचर हैज कॉज्ड अस मच वरी, ठीक है। स्पोरेडिक का मतलब जानेंगे। देखो यहाँ पे ये है कि अर्थ अगर आता रहेगा ना तो तुरंत ही हम लोग पकड़ लेंगे कहाँ से एकदम से पूछा जा रहा है। स्पोरेडिक मीन्स होता है, ये भी वर्ड पावर का हिस्सा है। स्पोरेडिक मीन्स होता है, क्या होता है? छिटपुट या थोड़ा। छिटपुट, छिटपुट से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। छिटपुट या थोड़ा, ठीक है। स्पोरेडिक मीन्स क्या होता है? छिटपुट या थोड़ा। थोड़ा से उसके उसके अब इसका अर्थ निकालेंगे पहले। राइज इन हिज बॉडी, स्पोरेडिक मीन्स जान ही लिया है, थोड़ा होता है। राइज मीन्स बढ़ना, बॉडी में शरीर, मतलब जो टेम्परेचर है, तापमान, टेम्परेचर जान ही रहे होंगे सभी लोग, टेम्परेचर में तापमान होता है। उसकी जो शरीर में तापमान की थोड़ी सी वृद्धि ने क्या कर दिया? कारण एक ये कर दिया कि उसको चिंतित कर दिया। उसके जो बॉडी में टेम्परेचर की थोड़ी, तापमान की थोड़ी वृद्धि हुई तो उससे उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो गई, ठीक है। देखेंगे स्पोरेडिक मीन्स होता है छिटपुट या थोड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा सिनोनिम क्या आएगा? इर्रेगुलर, मतलब थोड़ा या कभी कभी, वही होता है, ठीक है। तो इर्रेगुलर इसका क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा, इर्रेगुलर। चलिए जो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी बच रहे हैं इनका जान लेते हैं। फ्रिक्वेंट मीन्स होता है बार बार। स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखरा हुआ। और एक्सम मीन्स होता है चिड़चिड़ाया, खिंचाऊ, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूँ, उससे जो है क्लियर हो जाएगा। फ्रिक्वेंट मीन्स क्या होता है? बार बार घटित होना, बार बार, ठीक है। स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखरा, बिखरा हुआ, बिखरा हुआ, ठीक है। और एक्सम मीन्स क्या होता है? एक्सम एक्सम मीन्स होता है, क्या होता है? एक्सम मीन्स होता है चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा होता है या दुखदाई भी कह सकते हो, बहुत दुखदाई, ठीक है। एक्सम, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी चारों क्लियर हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पोरेडिक्स। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक राइज इन हिज बॉडी टेम्परेचर हैज कॉज्ड अस मच वरी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा होता है ना, वही इर्रेगुलर भी कह सकते हैं उसको, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सी सही होगा। स्पोरेडिक्स मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा, इर्रेगुलर मीन्स भी थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, वही चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब, यहाँ पे पूछेगी वर्ब, वर्ब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू मेक अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हमको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। और क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। देखेंगे क्या कह रहा है। ही फिल इन द ब्लैंक इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 years, ठीक है। स्टडी के बारे में बात कर रहा है, स्टडी के बारे में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वह 3 साल से, पिछले 3 साल से एक ही कक्षा में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो यहाँ पे सीधा सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे होगा ए? क्यों होगा ये? देखेंगे। प्रेजेंट की बात होनी है तो है जाएगा परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो इसलिए आईएनजी लगा हुआ है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ही हैज़ बीन स्टडिंग
इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, वो पिछले 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। तो हैज़ बीन स्टडिंग आएगा, हैड बीन तो पास्ट में चला गया, ठीक है, और हैड भी पास्ट में चला गया, और ये क्या है, हैज स्टडीड मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कार्य लगातार, कंटिन्यूस मीन्स होता है, जानते ही होंगे सभी लोग, जारी होना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, क्योंकि कंटिन्यूस रहेगा तो वहाँ पे काम कंटिन्यू जारी रहना है, काम को बंद नहीं होना है, और प्रेजेंट में होना है, परफेक्ट तो वही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग सेंटेंस इज जम्बल्ड, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेक्शन ABCD टू फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। ठीक है, सबसे पहले देखो ये होती है जो सेंटेंस ABCD जो जम्बल्ड होते हैं, एक स्टोरी टाइप में ही समझ लो, एक छोटा सा स्टोरी है, उसको हम लोगों को सीक्वेंस से लगाना है, एक क्रम से, जो कोई भी कहानी होती है ना, तो अब कहानी सीक्वेंस से होती है, तो वही सीक्वेंस बना के सोच लो कि कहानी है ABCD 4 पार्ट में, उसको सीक्वेंस से बिठाना है। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा वो भी देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट, वो तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कैसे होगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या है, इसमें भी देखो सी क्या है, देखेंगे। देयर आर वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स, बहुत कम सब्जेक्ट हैं, इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, जो समकालीन समय है इसमें, ठीक है। देयर आर वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स ऑन विच, उसके बाद आएगा बी, so much on which so much is written by so many persons from different walks of life as on human rights। ठीक है, इसका अर्थ जानेंगे। ऑप्शन तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो ही गया है। एक बार और देख लेते हैं दोबारा से, थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। सबसे पहले देखते हैं कि देयर से सेंटेंस स्टार्ट होना है। जो कोई भी स्टोरी होती है ना, देयर से स्टार्ट होती है। देयर इज अ टाइम, एक वो समय, देयर वाज अ टाइम, वो समय था, या जो भी है, मतलब ऐसे स्टोरी शुरू होती है कोई भी। ध्यान से देखेंगे। देयर आर वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स ऑन विच सो मच इज रिटन बाई सो मैनी पर्सनस फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ऑन ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मीन्स क्या होता है, मानवाधिकार। ठीक है, मानवाधिकार। और बॉक्स ऑफ लाइफ मीन्स परिप्रेक्ष्य में होता है, डिफरेंट, विभिन्न परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए नहीं होगा, बी नहीं, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो शुड रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग। जो फ्रेज है, एक क्वेश्चन इन ऑर्डर टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट नीडेड टू करेक्ट द सेंटेंस, सेलेक्ट द रिलेवेंट ऑप्शन। रिलेवेंट देखो, एक वर्ड पावर यहाँ भी देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेवेंट मीन्स क्या होता है, तर्क संगत। ठीक है, रेलेवेंट मीन्स होता है तर्क संगत। तो वर्ड पावर आपको बहुत यूज होने, देखो यहाँ पे रेलेवेंट की स्पेलिंग नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा। सिलेक्ट द रिलेवेंट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। देखेंगे क्या कह रहा है फ्रेज में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीइंग दैट सी इज वेरी टायर्ड, उसने देखा कि वह थक गई है, थक चुकी थी। देखो सबसे पहले इसका देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है।
आई वॉकड आउट ऑफ द रूम एंड लेट हर स्लीप। मैं रूम से, कमरे से बाहर आ गया था एंड उसको सोने दिया था। तो किस सेंटेंस में बात हो रही है? पास्ट में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में जो बात हो रही है, यहाँ पे क्या कह रहा है? सीइंग दैट सी इज़ वेरी टायर्ड। प्रेजेंट में बात नहीं हो रही है। वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड पार्ट में कह रहा है, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में देखेंगे। कह रहा है आई वॉकड आउट। आई वॉकड मीन्स पास्ट, आउट ऑफ द रूम एंड लेटर से, उसको सोने दिया था। तो यहाँ पे भी फर्स्ट सेंटेंस में भी पास्ट का प्रयोग होना बहुत ईजी है, सीधा सीधा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। सीइंग दैट सी वाज टायर्ड, उसको देखकर कि वो थकी हुई थी, मैं रूम से बाहर आ गया और उसको सोने दिया। ठीक है, ये है। तो यही है टेक्निकलिटीज़ कि हमको पकड़ना है कहाँ से हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे पास्ट में दिया हुआ तो सीधा पकड़ के पास्ट में डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, सीधा सीधा आंसर हो गया इसका। आई वॉकड आउट ऑफ द रूम एंड लेटर स्लीप, मैं रूम के बाहर आ गया तो उसको सोने दिया था। सीइंग दैट सी वाज टायर्ड, मैंने उसको देखा था कि वह थकी हुई थी, तो मैं रूम के बाहर आके बाहर आ गया और उसको सोने दिया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक दिया हुआ है क्लोज पैसेज। हमने आपको बता ही दिया है कि कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज पैसेज अलग से करवाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से, एकदम हर एक बेसिक से करवाऊंगा, ऐसे कि आप लोग भी सॉल्व कर पाएंगे कि इतना ईजी होता है। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए। इंग्लिश का मैं हमेशा आपके साथ बना ही हुआ हूँ। प्रैक्टिस सेट लगातार करवाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा, जब तक हो नहीं जाएगा तब तक तो लगातार रहेगा और उसके बाद भी रहेगा। इंग्लिश और अपनी प्रिपरेशन जो है मजबूत करनी है, तो लगातार जुड़े रहिए और इसको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, तो मोटिवेशन भी मिलेगा और पढ़ाते तो हम रहेंगे ही। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप लोग बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लेना है इस बार किसी भी तरह से। दिन रात एक कर दीजिए, अभी भी बहुत समय है, लगभग 20 to 23 डेज है। तो 20-23-24 जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने साल भर कितना पढ़ा है, कितने दिन से पढ़ रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। लास्ट के 25 डेज, 30 डेज, 1 मंथ में आप कितना रिवाइज करेंगे और कितना आपको लर्न रहेगा, क्योंकि जो चीज़ आपको याद रहेगी वही आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही और मेहनत ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। 20 डेज में आपको इतनी मेहनत कर लेनी है कि सिलेक्शन आपका हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।